अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू क्लासिक चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं आतून सीरीज़ किस्त नंबर 83। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। इस वक्त बाबल और नैनवा पर मशहूर जनरल बुख्ते नसर की हुकूमत थी। बुख्ते नसर की हुकूमत आज के मुल्क शाम से लेकर ईरान और लीबिया के साथ साथ बहीरा रूम के जजीरों तक फैली हुई थी। ये बाबल और नैनवा की तहजीब के उरूज का दौर था। ये कौम बुत परस्त थी और सबसे बड़े बुत मरदूक की पूजा करती थी। बादशाह बुख्ते नसर खुद को देवता या मरदूक का बेटा कहता था। जब बादशाह बुख्ते नसर की सवारी निकलती तो फौज के दस्ते इसके आगे पीछे होते। मंदिरों के पुजारी आगे आगे भजन गा रहे होते और देवदासियां महवे रक्स होती थी। इस वक्त किसी को मकान की खिड़की में से झांकने की इजाज़त नहीं होती थी। लोग बाजारों में सर झुकाकर खड़े हो जाते। बुख्ते नसर एक जालिम बादशाह भी था। इसने जब नैनवा को फतह किया तो वहाँ के लोगों की खोपड़ियों का एक ऊंचा मीनार बनाया। बुख्ते नसर ने अपनी बीवी स्मैरा की खातिर बाबल में मुअल्लिक बागात बनवाए थे। बाबल की सरहद पर आतून को बाबली सिपाहियों ने रोककर पूछ-गुछ की। आतून ने बताया कि वो राहिब हकीम है और जड़ी बूटियों की तिजारत करता है और मुल्क ईलाम से आया है। सिपाहियों ने आतून को बाबल की सरहद में दाखिल होने की इजाज़त दे दी। आतून ने घोड़ा बाबुल की सरहद में बढ़ा दिया। अभी बाबुल का शहर दूर था कि इसे सहरा में रात हो गई। इसने सोचा कि बाबुल का शहर अभी काफ़ी दूर है, क्यों न किसी जगह रात बसर की जाए। आतून अभी घोड़े पर सवार किसी मुनासिब जगह की तलाश में था कि सहरा के टीले से निकलते ही से दूर सहराई रात में मशल की धीमी रोशनी नजर आई। इसने सोचा कि ज़रूर ये कोई खाना बदोश का खैमा है, वहाँ रात बस करने की जगह मिल जाएगी। वो रोशनी की तरफ चलने लगा। करीब पहुँचकर इसने देखा कि इस सहरा में एक बोसीदा सी हवेली थी जिसके दरवाजे पर एक मशल रोशन थी। एक सिपाही निज़ले टहलता वहाँ पहरा दे रहा था। आतून ने सोचा कि ख्वामखा किसी मुसीबत में फंसने से बेहतर है कि वहाँ से वापस चला जाए। इसने घोड़े को वापस किया ही था कि इसका घोड़ा ही नहीं आया। पहरेदार चौकस हो गया और वहीं से आवाज़ दी, जो कोई भी हो वहीं रुक जाओ, तुम हमारे आदमियों के नरगे में हो। आतून ने घोड़े की बागें खींच ली और घोड़े से उतर आया। पलक झपकते में वहाँ 6-7 मुसल्ला सिपाही आ गए और उन्होंने अपने नेज़ों का रुख आतून की तरफ कर दिया। कौन हो तुम, यहाँ क्यों आए हो? आतून ने बताया कि वो शहर ईलाम का हकीम है और बाबुल की तरफ जा रहा है। रोशनी देखकर इधर आ गया कि शायद रात बसर करने की जगह मिल जाए। सिपाही इसे निज़िक की कुचोके लगाने लगे। तुम इसे सराय समझ रहे थे, चलो अंदर चलो। आतून ने मुदाफ़त करनी मुनासिब न समझी। हवेली की ड्योढ़ी में आकर सिपाही ने आतून की तलाशी ली। इसके सोने चांदी के सिक्के और घोड़े वहीं हथिया लिया गया। इसके बाद वो आतून को वसीदा हवेली की दूसरी मंजिल पर ले गए और वहाँ एक कोठरी में बंद कर दिया। आतून ने कोई तारुज़ न किया। वो चाहता था कि रात बस करने को इसे कोई अच्छी जगह मिल जाए और ये जगह इसे मिल गई थी। इसे सिपाहियों की कैद से वो जब चाहे आज़ाद हो सकता था। नींद का वो मोहताज नहीं था। वो तो सहरा की तारीकी में रास्ता भटक जाने के अंदेशे के पेश नज़र किसी मुकाम पर रात गुजारना चाहता था। कोठरी में फर्श पर ही दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। इसने कोठरी के आगे गुजरते 2 आदमियों की बातें सुनी। एक ने कहा, यह कोई दुश्मन का कैदी है, अगर दुश्मन है तो इसे कत्ल क्यों नहीं कर देते? दूसरे ने जवाब दिया, दुश्मन का जासूस लगता है, सुबह इसका काम तमाम कर देंगे। आतून ज़रेला मुस्कुराया, क्योंकि इसे मालूम था कि इसे हवेली के सारे सिपाही मिल जाएं तो इसका बाल भी बीका नहीं कर सकते। इसने यूं ही अपने ज़हन को सुकून पहुंचाने के लिए आंखें बंद कर ली। कुछ वक्त गुजरने के बाद इसे ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे किसी औरत आहिस्ता आहिस्ता बयान कर रही हो। आतून ने आंखें खोलकर अंधेरे में इधर-उधर देखा। औरत की आवाज़ एक जगह दीवार के पीछे से आ रही थी। इसे दीवार को टटोला। ये चौड़ी ईंट की दीवार थी जिसका जगह जगह से चूना उखड़ा हुआ था। आतून ने मज़ीद चूना खुरच डाला, फिर शिगाफ में उंगलियां डालकर अपनी गैर मामूली ताकत से काम लेते हुए चौड़ी ईंट का जोर लगाकर अंदर की तरफ खींचा। ईंट दीवार से उड़कर इसके हाथ में आ गई। आतून ने दूसरी तीसरी ईंट भी उखाड़ डाली। ये तीनों ईंटें इसने दीवार के साथ फर्श पर रख दी और दूसरी तरफ घुस गया। दूसरी तरफ भी अंधेरा था, मगर यहाँ अंधेरे में हल्की खुनक हवा आ रही थी। ये एक छोटी सी और तंग ही गुलामगर्दिश किस्म की राहदारी थी। औरत की आवाज़ अब साफ सुनाई दे रही थी। आतून इस आवाज़ की समझ दबे पाँव चलने लगा। अंधेरे में चंद कदम आगे जाकर राहदारी बंद हो गई। यहाँ एक लकड़ी का दरवाज़ा था जिस पर लोहे का ताला लगा था। आवाज़ इस दरवाजे के पीछे से आ रही थी। आतून ने कुंडे को ताले समेत उखाड़ा, ऐसा से नीचे लटका दिया कि आवाज़ पैदा ना हो। फिर इसने थोड़ा सा धकेल कर दरवाजे का पट खोल दिया। अंदर कोठरी में दिए की धीमी लो में एक औरत अपने स्याह बाल खोले, चेहरा गोरे गोरे हाथों में छुपाए आहिस्ता आहिस्ता सिसके भर रही थी। इसके पाँव में लोहे की जंजीर पड़ी है और वो चटाई पर बैठी है। इस औरत ने दरवाजे खुलने की आवाज़ को मालूम नहीं सुना था कि नहीं। आतून आगे बढ़ा तो इसके कदमों की आवाज़ से औरत ने अपने चेहरे पर से हाथ उठा लिए और आतून की तरफ देखा। औरत जवान थी और इसकी बड़ी बड़ी सी आंखें और चेहरा बता रहा था कि किसी शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। इसने सिसकी भरकर कहा, अगर तुम मेरी गर्दन काटने आए हो तो बेशक गर्दन काट डालो,
मगर रब अजीम के नाम पर मुझे एक बार अपने शहजादी की सूरत तो दिखा दो। आतून ने कोठरी का दरवाज़ा बंद कर दिया और जल्दी से औरत के पास आकर बैठकर सरगोशी में से बताया कि वो जल्लाद नहीं बल्कि इसे वहाँ कैदी बना लिया गया है। औरत से आंखें खोले आतून को तकने लगी। आतून ने से बताया कि वो इलाम शहर का बाशिंदा है, बाबुल की तरफ जा रहा था कि सिपाहियों ने पकड़कर यहाँ कैद में डाल दिया। तुम्हारी दर्द भरी आवाज़ मुझे यहाँ खींच लाई है। ऐ खातून, तुम कौन हो और ये लोग तुम्हें क्यों कत्ल करने वाले हैं? खूबसूरत औरत ने आंसू भरी आवाज़ में आहिस्ता से कहा, मैं मुल्क नैनवा के मकतूल बादशाह की बदनसीब मलका हूँ। मुख्त नसर ने मेरे खामिद और शाही ख़ानदान के एक एक फ़र्द को बेदर्दी से हलाक कर दिया। आतून ने कहा, तो फिर आपका शहज़ादा कैसे बच गया जिसका भी आप जिक्र कर रही थी? मलका ने अपने होंठों पर उंगली रख ली और किसी कदर घबराहट में कहा, नहीं नहीं, मेरा शहज़ादा हलाक हो गया था, वो ज़िंदा नहीं है। रब अजीम की कसम, वो ज़िंदा नहीं है। आतून ने मलका का हाथ थाम कर तसल्ली देते हुए कहा, शाही ख़ानदान की अजीम औरत, मैं तुम्हें कसम खाकर कहता हूँ कि इन लोगों से में से नहीं हूँ। मेरा ताल्लुक मुख्त नसर की फ़ौज के महकमा जासूसी से नहीं है। मैं एक तबीब हूँ और रोज़ी कमाने बाबुल जा रहा था। अगर तुम मुझे शहज़ादे के बारे में कुछ बताना चाहो तो बिला झिझक बता दो, मैं तुम्हारी दिलो जान से मदद करूँगा। मलका ने आतून का हाथ थाम कर बेताबी से कहा, क्या तुम मुझे मेरे शहज़ादे बेटे से मिलवा सकते हो? क्या तुम मुझे इन जालिमों की कैद से निकाल कर मेरे बेटे के पास ले जा सकते हो? आतून ने कहा, मैं कोशिश करूँगा, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि शहज़ादा कहाँ है? मलका नैनवा ने चिराग गुल कर दिया। अंधेरे में इसने सरगोशी में कहा, जब उशूरी बादशाह मुख्त नसर अपने हाथ में तलवार लिए महल में दाखिल हुआ तो इसने मेरी आंखों के सामने मेरे खामिद और मेरे ख़ानदान के लोगों को कत्ल कर डाला। मैं महल के एक स्तून के पीछे से ये सारा दर्दनाक मंजर देख रही थी। जब इसने मेरे शहज़ादे पर तलवार का वार किया तो मैं चीख मारकर अपने बेटे को बचाने के लिए दौड़ी। शहज़ादा जख्म खाकर बेहोश होकर गिरा। मुख्त नसर ने मेरी गर्दन पर भी तलवार रख दी, फिर अपने जर्नेल से कहा कि मलका को कैद में डाल दो। वो तलवार न्याम में डालकर चला गया और सिपाही ने मुझे महल के एक अंधेरे तहखाने में फेंक दिया। आधी रात को मेरा वफादार गुलाम किसी तरह शाही महल में पड़ी लाशों तक पहुंच गया। इसने देखा कि मेरा शहज़ादा, मेरा बेटा मारूद शदीद जख्मी हालत में पड़ा था, मगर अभी इसका सांस चल रहा था। वो इसे उठाकर महल के खुफिया रास्ते से निकलकर शहर से बाहर एक पहाड़ी गार में ले गया। इसने शहज़ादे की मरहम पट्टी की और फिर मुझे आकर बताया कि शहज़ादा जिंदा है मगर ज़ख्मी है। इस बात को हफ्ता अशरा गुजर गया है, मुझे फिर भी मेरे बच्चे की खबर नहीं मिली। मैं इस ख्याल से कि किसी के आगे इसका नाम नहीं लेती कि लोग इसे कत्ल न कर दें। और फिर जब तुम्हें देखकर महसूस हुआ कि मेरा आखिरी वक्त आ गया है तो मैंने तुम्हारे सामने ज़िंदगी की आखिरी ख्वाहिश का इजहार कर दिया। आतून ने कहा, लेकिन तुम्हें महल से यहाँ क्यों लाया गया है? मलका ने बताया कि शाही महल के तहखाने मुझे इस वीराने में इसलिए कैद किया गया है कि मैं अपनी राय से दूर हो जाऊँ। मुख्त नसर का इरादा मुझको अपने हरम में डालने का है, लेकिन ये जालिम इंसान मुझे कुछ वक्त तक कैद की अज़ियतें देना चाहता है। आतून ने कहा, नैनवा पर तो मुख्त नसर का कब्जा है और वहाँ इसका जर्नैल हुकूमत करता है। वो गार कहाँ है जहाँ तुम्हारा बेटा छुपा दिया गया है? मलका कहने लगी, मेरे वफादार मुझे बताया कि शहर के मशरक़ी दरवाजे से अगर बाहर निकले तो 7 कोस के फासले पर एक खुश्क और बंजर पहाड़ी के दामन में है। दरिया फ़ुरात वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। आतून ने मलका को तसल्ली दी और कहा कि वो मुँह अंधेरे किसी न किसी तरह इस हवेली से फ़रार हो जाएगा और इसके बेटे के पास जाकर इसकी खैरियत मालूम करके इसे किसी महफूज मुकाम पर पहुँचाने के बाद वापस आकर इसे भी वहाँ से निकाल ले जाएगा। इसके साथ ही आतून ने मलका से इस खदशे का इजहार भी कर दिया कि इसका इस वक्त इसके साथ जाना मज़ीद मुश्किलात पैदा कर देगा। मलका ने आतून का हाथ थाम कर इल्तिजा की कि वो तबीब है तो फ़ौरन अकेले इसके बेटे के पास जाकर इसकी जान बचाने की कोशिश करे। मेरे साथ जो होगा मुझे कबूल है, मगर मेरे बेटे को ज़रूर ज़िंदा रहना चाहिए। वही बाप के तख्त का वारिस है, अगर वो ज़िंदा रहा तो एक न एक दिन अपना शाही मुकाम हासिल करने के में ज़रूर कामयाब हो जाएगा। आतून ने मलका से वादा किया कि वो इसके शहज़ादे की जान बचाने की सरतोड़ कोशिश करेगा। मलका ने एक अंगूठी उतार कर आतून को दी ताकि इसके वफादार गुलाम को इस पर दुश्मन के जासूस होने का शक न हो। आतून खामोशी से उठकर कोठी से बाहर अंधेरी राहदारी में आ गया। इसने दरवाजे के ताले वाले कुंडे को दोबारा दरवाजे के पट में लगा दिया और दबे पांव चलता हुआ राहदारी के दूसरे किनारे की तरफ आया। यहाँ एक जीना नीचे जाता था, वो जीना उतरता गया। जीने की आखिरी सीढ़ी के पास एक सिपाही तलवार लिए अपने घुटनों पर रखे सो रहा था। आतून दबे पांव इसके करीब से गुजरा तो सिपाही की आंख खुल गई। इसने तलवार उठाकर आतून पर हमला कर दिया। आतून ने इसकी तलवार के वार को अपने बाजू पर लिया और लपक कर इसकी गर्दन दबोच ली। आतून नहीं चाहता था कि सिपाही शोर मचा सके। आतून की आहनी गिरफ्त से निकलना सिपाही के बस की बात नहीं थी। आतून के एक ही झटके ने इसका काम तमाम कर दिया। सामने वो दरवाज़ा जो हवेली की डेड़ी में खुलता था। आतून दरवाजे की तरफ बढ़ा। डेड़ी में सिर्फ 2 सिपाही पहरा दे रहे थे। सामने वाले बरामदे में आतून का घोड़ा बंधा हुआ था। आतून ने पाँव को आहिस्ता ज़मीन पर मारा और जल्दी से दीवार की ओट में हो गया। दोनों सिपाहियों ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा और नेज़े ताने इस तरफ आ गए। जो ही वो दरवाजे में से गुजरे, आतून ने पीछे से इनकी खोपड़ियों पर पूरी ताकत से ज़रब लगाई।
ये ज़रब इतनी शदीद थी कि दोनों की खोपड़ी पिचक गई और वो मुंह के बल आगे को गिर पड़े। आतून डेड़ी में आ गया। हवेली के दरवाजे में जो मशल जल रही थी, इसकी रोशनी अंदर डेड़ी में आ रही थी। आतून ने देखा कि कुछ सिपाही एक तरफ लंबी ताने सो रहे हैं। सिर्फ हवेली के फाटक के बाहर सिपाही दीवार से टेक लगाए ऊँग रहा था। आतून ने दबे पाँव इसके अकब में आ गया और इसे भी जहन्नुम रसीद कर दिया। फिर वो बरामदे में आया, घोड़े को खोला, इसे कदम कदम चलाता फाटक की तरफ बढ़ा ही था कि घोड़े के कदमों की चाप से सिपाहियों की आँख खुल गई। अपने रात के कैदी को फरार होते देखकर वो इस पर टूट पड़े, मगर आतून के घोड़े पर उछलकर बैठ गया था। इसने घोड़े की अगली टांगें ऊपर उठाई और इस तरह घुमाकर एक चक्कर दिया कि घोड़े की टांगों से डरकर सिपाही पीछे हट गए। आतून के घोड़े की इतनी मोहलत ही काफ़ी थी। आतून ने घोड़े की पसली पर जोर से पाँव मारा तो घोड़ा एकदम से हवेली से बाहर था। पीछे इस पर नेज़े मारे गए, फिर तीरों की बारिश की गई, मगर आतून इनकी जद से निकल चुका था। सिपाहियों ने इस ख्याल से भी आतून का पीछा करना पसंद न किया कि वो शाही कैदी नहीं था। आतून सितारों की धीमी धीमी रोशनी में सहराई रास्ते पर घोड़े भगाए ले जा रहा था। इसने बहुत जल्द मुल्क बाबुल की सरहद को अबूर कर लिया और अपना रुख मुल्क नैनवा की जानिब मोड़ दिया। निस्फ शब गुजर चुकी थी कि वो दरिया फरात के किनारे पहुंच गया। दरिया का पानी सितारों की रोशनी में चमक रहा था। यहाँ तूने उतरकर घोड़े को पानी पिलाया, दम भर इसे आराम करने दिया और फिर इस पर सवार होकर नैनवा की जानिब रवाना हो गया। सुबह का हल्का हल्का उजाला फैल रहा था। आतून को दूर से नैनवा शहर की इमारतें सूरज की अव्वलीन किरणों में चमकती नजर आई। इसने घोड़े की रफ्तार तेज कर दी। शहर को जाने के लिए दरिया पर कश्तियों का पुल बना हुआ था। यहाँ लोग आ जा रहे थे। आतून की तरफ किसने तवज्जो न दी। दरिया पार करके आतून ने शहर नैनवा की फसील के साथ साथ शहर के मशरकी दरवाजे का रुख किया। इसे शहर में दाखिल होने की ज़रूरत नहीं थी। शहर नैनवा के मशरकी दरवाजे के करीब पहुंचकर आतून ने मशरकी समत घोड़े को डाल दिया। मलका के कहने पर यहाँ से वो गार 7 कोस के फासले पर था, जहाँ इसके वफादार गुलाम ने जख्मी शहजादे को छुपा कर रखा था। अंदाजे के मुताबिक 7 कोस तय करने के बाद आतून को एक छोटा सा सिंगलाख टीला नजर आया। वो घोड़ा दौड़ाता टीले के पास आ गया। इसमें वाकई गार बना हुआ था, मगर अफसोस के गार बिल्कुल खाली था। वह ना तो कोई वफादार गुलाम था और ना ही नैनवा का कमसिन शहजादा। आतून ने झुककर देखा, गार में कुछ इंसानी कदमों के निशान निकलकर एक तरफ जा रहे थे। ये 3 इंसानों के कदमों के निशान थे। आतून इनके साथ साथ चलने लगा। इन निशानों का रुख खुले सहरा की जानिब था। कुछ दूर जाने के बाद ज़मीन में पत्थर की तरह सख्त हो गई और इंसानी कदमों के निशान गायब हो गए। आतून शशो पंज के आलम में दोबारा गार की तरफ आ गया। इसका जहन तेजी से सोच रहा था कि शहजादे को अगर सिपाही पकड़कर ले गए हैं तो कदमों के निशान शहर की तरफ जाने के बजाय खुले सहरा की तरफ क्यों जा रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि गुलाम गार में शहजादे को गैर महफूज समझकर किसी दूसरी जगह ले गया हो। लेकिन ये सवाल था कि तीसरा आदमी कौन था। ये मुअम्मा आतून को परेशान कर रहा था। आखिर इसने यही फैसला किया कि शहर की तरफ जाने के बजाय इसे कदमों के निशान की समझ सहरा की तरफ जाना चाहिए। कदमों के निशान जहां आकर गायब हो जाते थे, आतून ने इसके आगे घोड़े को दौड़ा दिया। यहाँ ज़मीन सख्त थी। अब दिन पूरी तरह निकल आया था। धूप में तेजी आने लगी थी। आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन नरम होने लगी। आतून ने एक जगह घोड़े को रोककर नीचे देखा। किसी जगह भी रेत पर इंसानी पाँव के निशान नहीं थे। आतून को यकीन था कि गुलाम कमसिन शहजादे को लेकर इसी तरफ गया है। वीरान सहरा में आधे घंटे तक घोड़े पर सफ़र करने के बाद आतून को दूर सरों और खजूरों के झुंड दिखाई दिए। इनके पास एक कच्चे मकान भी थे। आतून ने घोड़े को एड़ लगाई और चंद सातों में इस झुंड के पास पहुंच गया। ये सुर्ख अंगूरों का एक बाग था, जिसके अकब में खजूर और सरों के दरख्त सहरा की धूप में चमक रहे थे। कच्चे मकानों पर सन्नाटा छाया था। वहां कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। आतून ने घोड़े को एक जगह बांधा और अंगूर के बाग के करीब होकर गुजरने लगा। वो कच्चे मकानों की तरफ जा रहा था। अंगूर के बाग में पत्थर का एक हौज बना हुआ था। इस हौज में सुर्ख अंगूर के गुच्छों को डालकर मशरूब तैयार किया जाता था। अंगूर की बेलें लकड़ी के साइबानों पर चढ़ी हुई थी। इन पर अभी फल नहीं लगा था। अचानक आतून की नज़र एक हबशी पर पड़ी जो अंगूरों के पत्तों को तोड़ रहा था। वो इसके करीब आया तो हबशी, जो गुलाम मालूम होता था, चौंक सा गया, लेकिन इसने बज़ाहिर आतून की तरफ कोई तवज्जो न दी। आतून ने इससे इस ज़माने की रस्म के मुताबिक सलाम किया और कहा कि क्या पानी पीने को मिल जाएगा। हबशी बड़ी रुखाई से बोला, यहाँ पानी नहीं है, यहाँ कोई नहीं रहता। ये कहकर हबशी अंगूर के पत्तों वाली टहनियाँ उठाकर एक तरफ चल पड़ा। आतून ने इसके कांधे पर हाथ रखकर कहा, भाई क्या यहाँ कोई इंसान नहीं जो एक प्यासे को पानी पिलाए। हबशी के कांधे पर हाथ रखने से आतून का मकसद यह था कि अगर ये हबशी मलका का गुलाम है तो आतून की उंगली में पड़ी अंगूठी देखकर जरूर चौंकेगा। चुनांचे ऐसा ही हुआ। हबशी गुलाम ने आतून की उंगली में मलका की खास अंगूठी देखी तो कदरे ताज्जुब से पूछा, तुमको ये अंगूठी कहाँ से मिली है। आतून ने मुस्कुराकर कहा, यह राज मैं सिर्फ मलका नैनवा के वफादार गुलाम को ही बता सकता हूँ।
हबशी एक लम्हे के लिए चुप हो गया। वो आतून की तरफ टिकटिकी बांधे तक रहा था। आतून ने कहा, मैं शहजादी की खैरियत मालूम करने आया हूँ, मुझे मलका ने भेजा है। हबशी गुलाम की आंखें सुकड़ गई। इसने आयशा से पूछा, ये अंगूठी तुम्हें किसने दी है? मलका नैनवा ने यह अंगूठी खुद मुझे अनायत की थी ताकि तुम मुझ पर भरोसा कर सको। क्या तुम मलका के वफादार गुलाम जानू नहीं हो? हबशी गुलाम आतून को खजूर और सरों के दरख्तों के झुंड में ले गया। यहाँ गहरी छाँव थी। एक जगह खुश्क टहनी और पत्तों का ढेर पड़ा था। हबशी गुलाम वहाँ पहुंचकर रुक गया। इसने पलटकर आतून की तरफ देखा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हें मलका कहाँ मिली थी? आतून ने इसे सारा किस्सा सुना दिया। सबसे बड़ा सबूत मलका की खास अंगूठी थी। फिर भी वफादार गुलाम अपनी भरपूर तसल्ली करना चाहता था। जब इसे यकीन हो गया कि आदमी मलका नैनवा की तरफ से आया है तो उसने आतून को अपने पीछे पीछे आने का इशारा किया। दरख्तों के झुंड के पीछे कच्ची चारदीवारी थी। अंदर कच्चा सहन था। सहन के दाएं जानिब एक कोठरी का दरवाज़ा बंद पड़ा था। हबशी गुलाम दरवाज़ा खोलकर आतून को अंदर ले गया। कोठरी के नीम रोशन ठंडी फिजा में आतून ने देखा कि कोने में ज़मीन पर एक चटाई बिछी हुई है जिस पर 8-9 बरस का एक लड़का यूं लेटा है। इसके सीने पर पट्टियाँ बंधी हुई है और वो आहिस्ता आहिस्ता करा रहा है। हबशी ने बताया कि यही शहजादा मारूत है। आतून ने चिराग जलाकर शहजादे के सीने का जख्म देखा। जख्म इतना गहरा नहीं था लेकिन लंबा था। मुनासिब दवाई न मिलने की वजह से ख़राब होना शुरू हो गया था। आतून ने इसी वक्त जख्म को नीम गर्म पानी से साफ किया और इस पर अंगूर के पत्ते रखकर पट्टी बांध दी। फिर सहरा में एक ख़ास बूटी की तलाश में चल पड़ा। ये बूटी ख़ास किस्म के फालसे के बराबर सुर्ख फल देती थी जो गहरे से गहरे जख्म को फौरी तौर पर भरने में बेहद मुआवन साबित होती थी। थोड़ी सी तगोदो के बाद इसे बूटी मिल गई। हबशी गुलाम की मदद से इसने बूटी के फल को पत्थर पर रखकर पीसा और इसका लेप शहजादे के जख्म पर लगाया। कुछ देर बाद शहजादे को अफाका हुआ तो इसने आंखें खोल दी। आतून को देख हबशी गुलाम से पूछा, ये कौन है? आतून ने बताया कि ये वो शाही ख़ानदान का वफादार तबीब है और इसका इलाज कर रहा है। शहजादा मारूत ने आंखें बंद कर ली। 3-4 दिन के इलाज के बाद शहजादा मारूत को काफ़ी सेहत हो गई। जब शहजादा इस काबिल हो गया कि वो आतून और हबशी गुलाम के साथ मुल्क नैनवा से फरार हो सके तो आतून ने गुलाम से दरियाफ्त किया कि इन्हें शहजादे को निकाल कर कहाँ ले जाना चाहिए जहाँ वो बुख्ते नसर की तलवार से महफूज हो जाए। हबशी गुलाम ने आतून को बताया कि मुल्क यमन में इसका चचा रहता है। अगर हम शहजादे को किसी तरह यमन ले जाने में कामयाब हो जाए तो वो दुश्मन की पहुँच से बाहर हो जाएगा। हबशी गुलाम के पास सोने के सिक्कों की एक थैली और कुछ कीमती जवाहरात भी थे। इसने नैनवा के शहर में जाकर जवाहरात फरोख्त करके 3 घोड़े और रेशमी कपड़े के कुछ थान खरीदे। इन्हें घोड़े पर लादा और वापस गार में आ गया। इनका मंसूबा यह था कि वो कपड़े के सौदागर का भेस बदलकर सफ़र करेंगे। एक रात उन्होंने सौदागरों का भेस बनाया। शहजादे को कपड़े के थानों में छुपाकर घोड़े पर लिटाया और मुँह अंधेरे गार से निकलकर नैनवा की सरहद की तरफ रवाना हो गए। आसमान पर सितारों की चमक मान पड़ने लगी थी। दरिया फरात दाएं जानिब इससे काफ़ी दूर रह गया था। सूरज निकल आया। नैनवा की सरहद करीब आ रही थी। रास्ते में उन्होंने शहजादे के ऊपर कपड़े के थान हटा लिए थे। खाने पीने की अशिया उन्होंने साथ रख ली थी। आतून और हबशी गुलाम जानवर भी घोड़ों पर सवार थे। आतून फिक्रमंद था कि सरहद पर अगर सिपाहियों से मुठभेड़ होगी तो कहीं शहजादे पर कोई आँच न आए। इस वक्त वो एक ऐसे इलाके से गुजर रहे थे जहाँ कभी तो संगलाख मैदान आ जाता, कभी सहरा और कभी जंगली खजूर का छदरा सिलसिला शुरू हो जाता। हबशी गुलाम सरहद की जानिब रहनुमाई कर रहा था। यूं ही सफ़र करते वो नैनवा की सरहद को पार कर गए। सरहद के पार जाते ही उन्होंने शहजादे पर से तान हटा दिए और एक जगह पड़ाव डाल दिया। आतून ने शहजादे के जख्म पर दवाई लगाकर पट्टी तब्दील कर दी। एक दिन आराम करने के बाद वो दोबारा मुल्क यमन की तरफ चल पड़े। अब सहराई इलाका शुरू हो गया था। चुनांचे वो दिन रात का कुछ हिस्सा वो किसी मुनासिब जगह आराम करते। यूं ही सफ़र करते करते वो एक शाम नखलिस्तान में पहुँचकर घोड़ों से उतर आए। यह एक छोटा सा चश्मा बह रहा था। घोड़े पानी पीने लगे। आतून ने शहजादे के जख्म को देखा। जख्म भर गया था। उन्होंने थोड़ा सा खाना खाया, पानी पीकर ताज़ा दम हुए और सस्ताने के लिए दरख्तों तले बैठ गए। आतून का ख्याल था कि इन्हें रात इसी जगह आराम करना चाहिए और मुँह अंधेरे सफ़र शुरू करना चाहिए। सहरा में गुरूब होते सूरज की सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। रेत के ऊंचे टीलों के साए गहरे और तवील हो रहे थे। शहजादा कालीन के एक टुकड़े पर लेटा हुआ था। आतून जरा दूर एक दरख्त के नीचे आंखें बंद किए पड़ा था। अचानक इसे घोड़ों के ही ननाने की आवाज़ सुनाई दी। इससे पहले कि वो आंखें खोलता 10-12 सिपाही इसके सर पर पहुंच गए थे। ये बुख्ते नस्र की फौज के सिपाही थे। उन्होंने आते ही सबसे पहले शहजादे को काबू में किया। आतून और हबशी गुलाम हड़बड़ाकर उठ खड़े हुए। सिपाहियों ने दोनों को दबोच लिया। उनकी मुश्किल कस थी। आतून ने देखा कि शहजादा 2 नंगे सिपाहियों की तलवारों की छाव में सहमा खड़ा था। आतून अगर अपनी गैर मामूली ताकत का मुजाहरा करके खुद को आज़ाद करा भी लेता तो शहजादे की जान को शदीद खतरा था। चुनांचे वो खामोश रहा। इन्हें बुख्ते नसर के खास गवर्नर की जानिब से ज़बरदस्त इनाम व इकराम की तवक्को थी। शहजादा सिपाहियों के कब्जे में था। वो मुतमईन थे। उन्होंने एक जगह रात बस करने का फैसला किया और हबशी गुलाम और आतून को एक दरख्त के साथ बांध डाला और शहजादे को 2 सिपाही अपने नरगे में लेकर बैठ गए।
सिपाहियों ने महफिल गर्म कर दी। कुछ देर बाद एक एक करके वही मदहोश होकर लेट गए। सिर्फ 2 सिपाही जाग रहा था, जिसने शहजादे को बांध कर अपने पास डाल रखा था। दूसरा सिपाही भी सो गया था। खातून की निगाहें इस जागते हुए सिपाही पर जमी हुई थी। वो सोच रहा था कि कौन सी ऐसी तरकीब हो कि अपनी गैर मामूली ताकत से काम लेकर सिपाही पर झपटे और इसे यूं दबोचे के शहजादे को आँच ना आने पाए। रात हो गई थी, लेकिन आसमान पर सितारों की चमकने की वजह से सहरा में हल्की हल्की रुपहली चमक सी फैली हुई थी। खातून चौंक पड़ा। इसने देखा एक तराजगत सिपाही को आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों की ओर से सिपाही की तरफ बढ़ते देखा, जो शहजादे के पास बैठा तलवार हाथ में लिए पहरा दे रहा था। इस दराजगत सिपाही को हबशी गुलाम ने भी देख लिया था और वो भी इस पर नजरें जमाए हुए था। पहले तो खातून को ख्याल गुजरा कि ये सिपाही भी इनमें से एक है, मगर वो झुककर यूं आगे बढ़ रहा था जैसे पहरेदार सिपाही पर अनजाने में हमला करना चाहता हो। बाकी सिपाही रेत पर इधर उधर मुदहोश पड़े हुए थे। खातून के देखते देखते दराजगत सिपाही शहजादे की कमर के पीछे पहरेदार के पीछे आ गया। पीछे आते इसने पलक झपकते में सिपाही की गर्दन अपने हाथों में दबोच कर इसे जमीन पर गिरा दिया। पहरेदार की गर्दन इसने पूरी ताकत से दबा रखी थी। वो कोई आवाज निकाले बगैर ही मर गया। इस काम से फारिग होकर दराजगत सिपाही उठा और रेत पर फूंक फूंक कर कदम रखता मदहोश पड़े सिपाहियों के दरमियान से गुजरता खातून और हबशी गुलाम के पास आ गया। इसने दोनों की रस्सियां खोल डाली, फिर शहजादे को साथते हुए खातून और हबशी को आने का इशारा करके नखलिस्तान के दरख्तों से एक तरफ चलने लगा। खातून और हबशी गुलाम भी दबे पांव इसके पीछे हो लिए। सहराई रात के नीम रोशन अंधेरों ने बहुत जल्द अपनी आगोश में ले लिया। एक टीले के पास सिपाहियों के घोड़े बंधे हुए तो उन्होंने बड़ी एहतियात से घोड़ों को खोला। उन्होंने रेत पर कदम चलाते नखलिस्तान से काफ़ी दूर ले गए। फिर घोड़ों पर सवार हुए और बहुत जल्द सहराई रेत की धुंधली तारीकी में गुम हो गए। दराजगत सिपाही ने अभी तक अपने आप को जाहिर नहीं किया था कि वो कौन है और इसने शहजादे को क्यों आज़ाद कराया। खातून को इतना अंदाज़ा ज़रूर हो गया था कि ये शख्स माजूल और मजलूम शाही ख़ानदान का हमदर्द है। दराजगत सिपाही खुद सहरा में रहनुमाई के फ़राइज़ अंजाम दे रहा था। इसका रुख नैनमा के मुखालिफ था। जब सहरा में उन्होंने 2 पड़ाव का सफ़र तय कर लिया तो एक जगह रेतली निशेब में वो दम लेने को रुक गया। यहाँ पहली बार दराजगत सिपाही ने अल्फाज में तारुफ कराया। मेरा नाम यूरका है। मैं मकतूल शाही नैनवा की वफादार फौज से ताल्लुक़ रखता हूँ और सिपा सालार ज़र कसीस की तलाश में करताजना से फ़रार हो रहा था कि मुझे मेरे मुखबरों ने इत्तला दी कि शहजादी की तलाश में बुख्त नसर के सिपाही सहरा की तरफ रवाना हो गए हैं। चुनांचे मैं इस तरफ को निकल आया। देवताओं ने मेरी मदद की और मैं शहजादे और आप दोनों को दुश्मनों की कैद से आज़ाद कराने में कामयाब हो गया। खातून ने अपना तारुफ कराया तो हबशी गुलाम को यूरका जानता था। यूरका ने इस अज़म का इजहार किया कि वो शहजादे को शाही तख्त पर बिठाने में एक रोज़ ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। फिर इसने बताया कि बुख्त नज़र की सिपाह ने इनकी खुफिया कमीनगाह पर छापा मारकर सिपा सालार ज़र कसीस को गिरफ्तार कर लिया है और इसे बहुत जल्द शाह बाबुल बुख्त नसर के दरबार में पेश करने के बाद इसका सर तन से जुदा करके शहर के दरवाजे पर लटका दिया जाएगा। मुझे अपने सिपा सालार को बचाना है। मलका अगरचे बुख्त नसर की कैद में, लेकिन मुझे यकीन है कि शाह बाबुल इसकी जान नहीं लेगा बल्कि इससे शादी करने का इरादा रखता है। ज़र कसीस इस वक्त करताजना में है। मैं करताजना जाऊँगा। हबशी गुलाम ने कहा, हम शहजादे को लेकर मुल्क यमन जा रहे हैं, जहाँ मेरे एक चचा का अंगूर का बाग है। यूरका ने हिदायत की कि हमें पूरी तरह होशियार रहना होगा क्योंकि शाही फौज के जासूस शहजादे की टोह में यमन भी पहुंच जाएंगे। खातून ने यूरका से पूछा कि वो करताजना में कहाँ क़याम पजीर होगा, क्योंकि खातून शहजादे को हबशी गुलाम के चचा के मकान पर पहुंचाकर यूरका के तवस्सुत से बाबुल पहुंचकर मलका नैनवा की मदद करना चाहता था। सिपाही यूरका बोला, मैं सौदागर के भेस में करताजना की पुरानी कारवां सराय में मुकीम हूँगा। इसके बाद वो फिर सहरा में अपने सफ़र पर रवाना हो गए। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ये दास्तान अभी जारी है। बाकी वाक़यात अगली किस्त में देखते रहिए उर्दू क्लासिक। अल्लाह हाफिज़।